कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आज का जो हमारा थॉट है वो आपके एग्जाम्स के लिए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही भी है। और आज का हमारा थॉट है फ्रेंड्स, जीत और हार। ये तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेते हैं वो हार जाते हैं और जो ठान लेते हैं वो जीत जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें हार मानकर बैठना है कि अब तो एग्जाम्स आ गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर दिन रात तैयारी कर ये ठानना है कि मैं एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करके रहूंगा। ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अपने मन में एक विश्वास जगाइए और ये ठान लीजिए कि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा विदाउट टेंशन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर को फ्रेंड्स पिछली बार मैं शायद अधूरा छोड़ दिया था, तो आज इसके जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आने वाले वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में जो लिटरेसी रेट थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, जो डिफरेंट चर्चेस थी, उन्होंने डिफरेंट जगह पर छोटे छोटे स्कूल्स खोल दिए थे। यानी कि छोटे छोटे विलेजेस में भी स्कूल खुल गए थे जहां पर पीजेंट्स और आर्टिसंस यानी कि जो किसान और कारीगर हुआ करते थे उनको पढ़ाया जाता था, उनको लिटरेट किया जाता था। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एंड ऑफ 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट यूरोप में 60 to 70% तक पहुंच गई थी। फ्रेंड्स, जैसे जैसे स्कूल्स स्प्रेड हो रहे थे, लोगों को शिक्षा मिल रही थी, लोग पढ़ने लगे थे, तो फ्रेंड्स लोगों के अंदर पढ़ने का एक जुनून पैदा हो गया। अब हर कोई पढ़ना चाहता था। अब पढ़ने के लिए जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो प्रिंटर्स थे, लोगों की रीडिंग स्किल्स को देखने के बाद, उनके पढ़ने के जुनून को देखने के बाद उन लोगों ने भी ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस करते थे और उन्हें मार्केट में सेल किया करते थे एज पर द डिमांड। फ्रेंड्स, जैसे जैसे लोग अब पढ़ने लगे थे तो लोगों को अब डिफरेंट तरीके की बुक्स चाहिए थी, डिफरेंट तरीके की लिटरेचर चाहिए थी। इसी वजह से फ्रेंड्स जो बुक सेलर्स थे उन लोगों ने पैडलर्स को अपॉइंट किया और उनसे कहा कि आप लोग डिफरेंट गांवों में जाइए और वहां जाकर बुक्स को सेल कीजिए। अब नई ऑडियंस फ्रेंड्स आ रही थी, इसलिए उनकी डिफरेंट तरीके की अलग अलग बुक्स अब प्रिंट होने लगी थी। अब क्या बुक्स थी ये मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, एक था हमारा एल्मेनिक यानी कि पंचांग, जिसे हम लोग रिचुअल कैलेंडर भी कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बैलेट्स होती थी, यानी कि लोक कथाएं, फोक टेल्स, ये सारी चीजें जो है दी जाती थी पैडलर्स को, जो बाहर जाके वो लोग बेचते थे। और डिफरेंट तरीके की जो एंटरटेनमेंट सोर्सेज की जो बुक होती थी वो भी दी जाती थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स होती थी चैम्प बुक्स। चैम्प बुक्स को जो बेचने वाले जो पैडलर्स होते थे उन्हें चैपमैन भी कहा जाता था। ये बहुत ही छोटी पॉकेट साइज की बुक होती थी जिन्हें पॉकेट में रखकर आसानी से लोग पढ़ लेते थे और अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकते थे। फ्रेंड्स, चैप बुक्स का जो क्रेज था वो ज्यादातर इंग्लैंड में देखने को मिला। इसके अलावा फ्रेंड्स फ्रांस में जो है बिब्लियोथीक ब्लू, ये एक बुक होती थी जो बहुत ही पुअर क्वालिटी के पेज पर प्रिंट होती थी और इसके अलावा काफी ज्यादा ये लो कॉस्ट होती थी, यानी कि काफी ज्यादा चीप रेट होती थी। इसको जो है फ्रेंड्स ब्लू कलर के कवर से बाउंड किया जाता था ताकि ये जल्दी खराब ना हो जाए। ये बुक्स फ्रेंड्स इतनी ज्यादा सस्ती थी कि इसे हर कोई लेकर पढ़ सकता था। कहने का मतलब फ्रेंड्स इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नए लोगों को देखते हुए जैसे जैसे नई ऑडियंस सामने आ रही थी, वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो प्रिंटर्स थे, वो भी डिफरेंट तरीके की बुक्स को छापने लगे थे, प्रिंट करने लगे थे। अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स कुछ बुक्स ऐसी भी प्रिंट होती थी जिसमें हमारे पास्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती थी, जिसे हम हिस्ट्री कहते थे। इसके अलावा कुछ रोमांटिक स्टोरीज होती थी जो 6 to 7 पेजेस की होती थी और डिफरेंट तरीके की लिटरेचर और स्टोरी बुक्स भी हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके की कुछ बुक्स थी जो उस टाइम पर लोगों को थ्रू पैडलर्स प्रोवाइड करवाई जाती थी।
फ्रेंड्स, अर्ली 18th सेंचुरी में पीरियोडिकल प्रेस भी डेवलप होने लगी, यानी कि अब लोगों के पास करंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट दोनों चीजें साथ में पहुंच रही थी, यानी कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसके पास पहुंच रही थी। न्यूज़पेपर्स में लोगों के पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनके आसपास के देशों में कैसा डेवलपमेंट है या फिर वहां पर क्या चल रहा है। इसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी लोगों के पास थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू प्रिंट मीडिया लोगों के पास पहुंच रही थी। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स थे वो भी कॉमन पीपल से एक्सेसिबल थे, यानी कि फ्रेंड्स जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जो साइंटिस्ट थे वो अपनी डिस्कवरीज को जब पब्लिश करने लगे तो लोगों ने इन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। कहने का मतलब अब जो ऑडियंस थी, जो लोग थे, वो केवल कुछ ही बुक्स तक लिमिटेड नहीं थे, वो खाली लिटरेचर या स्टोरी बुक्स तक लिमिटेड नहीं थे। अब उन्हें पढ़ने के लिए और इंफॉर्मेटिव चीज़ें चाहिए थी। सर आइजैक न्यूटन है, थॉमस पैन, जब इन सभी ने अपनी डिस्कवरीज को लिखना शुरू किया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इन चीज़ों में और बहुत ज़्यादा इन्हें पढ़ा भी। अरस्तु जैसे फिलोसोफर्स थे फ्रेंड्स, इन लोगों ने अपने बारे में, अपनी डिस्कवरीज के बारे में सब कुछ लिखा और लोगों ने उतने ही इंटरेस्ट के साथ इन्हें पढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा था लोगों का रीडिंग क्राइटेरिया भी उसी तरीके से बढ़ता जा रहा था। लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग अब बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश होने लगी थी। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों ने जाना कि लोगों को किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद था और उस टाइम पर किस किस तरीके की बुक्स पब्लिश हो रही थी। अब फ्रेंड्स, हमारा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अब इससे असर क्या हो रहा था। जैसे जैसे रीडिंग क्राइटेरिया बढ़ता जा रहा था इसका असर भी लोगों पर देखने को मिल रहा था। फ्रेंड्स, ये हम सभी को पता है कि हम जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे हमारी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब कुछ लोगों को ये लगने लगा था फ्रेंड्स 18th सेंचुरी में कि हम जितने ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे हम उतनी ही जल्दी अपनी सोसाइटी को लिबरेट कर पाएंगे। किससे? डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब फ्रेंड्स होता है हिंदी में निरंकुशवाद, यानी कि कोई ऐसा राजा या फिर कोई ऐसी सरकार जिस पर कोई कंट्रोल ना हो, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर कोई लीगली, मतलब कोई भी तरीके का कंट्रोल उस पर ना हो। तो फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं डेस्पोटिज्म। लोग चाहते थे कि हम बुक्स के थ्रू, हम अपनी नॉलेज के थ्रू इस चीज़ को खत्म करें और जल्दी से जल्दी अपनी सोसाइटी को लिबरेट करें। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है फ्रेंड्स प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे जो मानते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो कंडीशंस थी वो प्रिंट कल्चर ने क्रिएट की थी। अब इसे हम कैसे समझेंगे? इसे हम लोग समझेंगे 3 आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। तो चलिए समझते हैं हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है फ्रेंड्स वो है हमारा, जैसे जैसे प्रिंट कल्चर बढ़ने लगा था तो लोगों के पास जो डिफरेंट थिंकर्स थे उनकी जो बुक्स थी वो पहुंचने लगी थी। अब लोग उन बुक्स को पढ़ रहे थे, इतने नॉलेजेबल हो रहे थे कि लोग अब सोसाइटी को जज करने लगे थे। अब वो हर चीज़ को जज करते थे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग। और जो जज करने का बेसिस हुआ करता था वो था रीजन और रेशनैलिटी। लोग अब चाहते थे कि चर्च और जो डेस्पोटिज्म के हिसाब से जो रूल होता है अब वो ना हो। अब वो लोग चाहते थे कि आसपास कुछ बदलाव हो और उनको लिबरेट किया जाए। लोगों के अंदर लिबरलिज्म यहीं से आया। लोगों ने जाना कि आखिर ये होता क्या है डिफरेंट थिंकर्स की बुक्स के साथ। फ्रेंड्स, वोल्टेयर, अरस्तु, रूसो जैसे फिलोसोफर्स की जो थिंकिंग थी, जो बुक्स थी, अब वो लोगों तक पहुंच रही थी, उन्हें लोग पढ़ रहे थे, जिसके हिसाब से लोग सोसाइटी को जज करने लगे थे, एक नई नज़र से दुनिया को देखने लगे थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। फ्रेंड्स, सेकेंड जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो है फ्रेंड्स, जो हमारा प्रिंट था उसने हमें एक डिबेट का एक नया कल्चर दिया। एक नए कल्चर के रूप में ये हमारे सामने आया। हमारे जो नॉर्म्स थे, हमारे जो आइडियाज़ थे, थॉट्स थे, अब उन्हें हम थ्रू प्रिंट मीडिया लोगों तक पहुंचा सकते थे। अब ऐसा नहीं था कि हमें अपने थॉट्स अपने तक ही सीमित रखने हो, अब उन्हें थ्रू प्रिंट मीडिया हम लोगों को बता सकते थे। अब ये वो टाइम था कि लोगों को धर्म के नाम पर या चर्च जो कुछ भी बोले वो करने के लिए नहीं कह सकती। लोग अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को जो है प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते थे। इसी प्रिंट कल्चर के थ्रू, इस आइडिया के थ्रू ही फ्रेंड्स एक सोशल रिवॉल्यूशन का आइडिया लोगों के अंदर आया।
लोगों को पता चला कि अब उन्हें क्या करना है और किस तरीके से करना है, और ये आइडिया उन्हें प्रिंट कल्चर के थ्रू मिला। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड आर्ग्यूमेंट पर। और फ्रेंड्स, हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट है 70-80 के टाइम पीरियड में फ्रेंड्स जो रॉयल्टी थी और उनकी जो मॉरलिटी थी, यानी कि जो राजशाही थे और उनकी जो नैतिकता थी, उसको अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया थ्रू प्रिंट मीडिया। ये सब चीजें तो फ्रेंड्स हम लोग आज भी देखते हैं। जब हम कोई डिफरेंट न्यूज़पेपर्स देखते हैं तो उसमें जो है डिफरेंट कार्टून्स बने होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो है किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उस टाइम पर भी यही होता था कि जो राजा हुआ करते थे, जो राजशाही हुआ करते थे, उनका कार्टून्स के थ्रू, कैरिकेचर्स के थ्रू जो है उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। और ये चीजें जो है प्रिंट मीडिया से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक भी पहुंची। हम लोग आज डिफरेंट न्यूज़ चैनल पर ऐसे कई तरीके के कार्टून्स देखते हैं जिसमें कई सारे पॉलिटिशियंस को या फिर काफ़ी सारे लोगों को अच्छे से क्रिटिसाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका था लोगों को बताने का कि उन्हें क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो आई होप आपको ये 3 आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कंडीशंस को किस तरीके से क्रिएट किया प्रिंट कल्चर ने। लोगों को एक नया कल्चर मिला, लोगों को एक नया आइडिया मिला अपने थॉट्स रखने का, अपने आइडियाज को बाहर लाने का, जो था प्रिंट मीडिया। इसके अलावा लोगों के पास अब वो चीजें पहुंच रही थी जिसमें उनकी रॉयल्टी या जो राजशाही थी, उनकी नैतिकता थी, उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। अब फ्रेंड्स, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो प्रिंट मीडिया था उसने लोगों को काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव बना दिया था। लोगों को अब पढ़ने का जुनून था, लोगों को जो है पढ़ने के लिए चीजें चाहिए थी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये सही है कि लोगों के पास जो सारी चीजें पहुंच रही थी वो सारी चीजों को अपना रहे थे? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। लोग काफी सारी चीजें पढ़ रहे थे, डिफरेंट चीजें लोगों तक पहुंच रही थी, लेकिन अब उन्हें क्या अपनाना है और क्या नहीं अपनाना है, ये लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग देख रहे थे। उन्हें जो चीज अच्छी लग रही थी उसे वो अपना रहे थे। रूसो, अरस्तु, डिफरेंट फिलोसोफर्स की वो लोग बुक्स पढ़ रहे थे। अब उन्हें क्या चीज अपने पास रखनी थी, क्या उन्हें फॉलो करना था, ये लोग अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग निश्चित कर रहे थे। तो आई होप फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ इंपॉर्टेंट जाना। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।